नमस्कार। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो जानते हैं कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जो मतलब पीछा नहीं छोड़ते। और उनमें से एक है भारत का औद्योगिक भूगोल। हाँ, कौन सी फैक्ट्री कहाँ है, कब लगी, उसे कच्चा माल कहाँ से मिलता है, ये सवाल तो हर जगह है। तो आज हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर हम सिर्फ इन तथ्यों को रटेंगे नहीं, बल्कि इनके पीछे की कहानी को समझेंगे। ये एक तरह से भारत के बनने की कहानी है। बिल्कुल। जमशेदपुर के कारखानों के धुएं से लेकर बेंगलुरु के चमचमाते सॉफ्टवेयर पार्क्स तक। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल सही कहा। इसे एक लिस्ट की तरह देखना ही सबसे बड़ी गलती है। ये तो मतलब एक पहेली के टुकड़ों की तरह है। अच्छा। हर उद्योग दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर हम ये समझ जाएं कि लोहा इस्पात उद्योग क्यों किसी देश की रीढ़ होता है या फिर चीनी मिलें उत्तर से दक्षिण की तरफ क्यों चली गईं, तो ये नक्शा अपने आप दिमाग में छप जाता है। तो आज हम इसी पहेली को जोड़ने की कोशिश करेंगे। जी। तो फिर चलिए नींव से ही शुरू करते हैं। किसी भी देश के औद्योगिक घर का जो आधार होता है वो है लोहा और इस्पात। बिल्कुल। हमारे स्रोतों के मुताबिक भारत में इसकी जो असली बड़ी शुरुआत हुई वो 1907 में जमशेदजी टाटा ने की। हाँ, साकची में, जिसे अब हम जमशेदपुर कहते हैं, टाइस्को की स्थापना। जी। और जरा उस जगह के बारे में सोचिए। जमशेदपुर कोई मतलब अचानक चुना गया शहर नहीं था। नहीं, वो एक मास्टर स्ट्रोक था। उसे ठीक उस जगह पर लगाया गया जहां से लौ अयस्क, कोकिंग कोल, चूना पत्थर, मैंगनीज, मतलब स्टील बनाने के लिए जरूरी हर कच्चा माल। हाँ, हर चीज बस कुछ ही दूरी पर थी। ये दिखाता है कि उस समय भी लोकेशन कितनी महत्वपूर्ण थी। ये तो हुई आजादी से पहले की बात, लेकिन आजादी के बाद तो तस्वीर और बड़ी हो गई होगी। बहुत ज्यादा। देश को बनाने के लिए स्टील की जरूरत तो और भी ज्यादा थी। और यहीं पर दूसरी पंचवर्षीय योजना की भूमिका आती है, जिसने भारत के औद्योगिक चेहरे को कह सकते हैं हमेशा के लिए बदल दिया। उस दौर में तो हमने विदेशी मदद भी ली थी, है ना? हाँ, उस दौर में हमने अकेले काम नहीं किया। राउरकेला में जर्मनी की मदद से, भिलाई में पूर्व सोवियत संघ की मदद से, और दुर्गापुर में ब्रिटेन की मदद से। जी, ब्रिटेन की मदद से विशाल स्टील प्लांट लगाए गए। ये सिर्फ कारखाने नहीं थे, ये नए भारत के मंदिर थे, जैसा नेहरू ने कहा था। एक मिनट, इतने सारे बड़े बड़े प्लांट, वो भी अलग अलग देशों की मदद से? जी। इन्हें एक साथ चलाना तो बहुत बड़ी चुनौती रही होगी। बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल रही होगी, क्योंकि हर प्लांट की अपनी तकनीक थी, अपना कल्चर था। तो सरकार ने क्या किया? इसीलिए 1973 में इन सभी सरकारी कारखानों को एक छतरी के नीचे लाने के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल की स्थापना की गई। अच्छा, सेल। हाँ, इसका मकसद था एक जैसी नीति और प्रबंधन से देश की स्टील की जरूरतों को पूरा करना। और नतीजा देखिए, आज हम चीन के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े कच्चा इस्पात उत्पादक हैं। तो स्टील ने तो हमारे उद्योग को एक भारी भरकम ढांचा दे दिया, लेकिन हर जगह हमें इतना वजन तो नहीं चाहिए। सही बात है। यहीं पर एक दूसरी धातु की कहानी शुरू होती है जो स्टील जितनी ही जरूरी है, लेकिन बहुत हल्की, एल्यूमिनियम। हाँ, एल्यूमिनियम आज के जमाने की धातु है। हवाई जहाज से लेकर आपके किचन के बर्तनों तक वो हर जगह है। भारत में इसका पहला कारखाना 1937 में पश्चिम बंगाल के जेके नगर में लगा था। जी, लेकिन इसका असली खेल दो चीजों पर टिका है। एक तो बॉक्साइट जो इसका कच्चा माल है, और दूसरी है बिजली। बिजली? हाँ। इसका बिजली से क्या लेना देना? बहुत गहरा। 1 टन एल्यूमिनियम बनाने में लगभग 5 टन बॉक्साइट लगता है, और इतनी ज्यादा बिजली कि जितना एक छोटा शहर इस्तेमाल करता है। अरे बाप रे। हाँ, ये बहुत ज्यादा ऊर्जा खाता है। इसीलिए एल्यूमिनियम के प्लांट या तो बॉक्साइट की खदानों के पास लगते हैं, या फिर जहां बिजली बहुत सस्ती हो। बिल्कुल, जैसे बड़े बांधों के पास। और यहाँ भी दिलचस्प बात यह है कि इस सेक्टर को खड़ा करने में हमने अकेले काम नहीं किया। फ्रांस, अमेरिका, सोवियत संघ जैसे कई देशों की तकनीक से अलग अलग कंपनियां बनी, जिन्हें हम आज नाल्को या हिंडाल्को जैसे बड़े नामों से जानते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, ये तो हुई उन उद्योगों की बात जो जमीन के नीचे दबे खनिजों से चलते हैं, लेकिन भारत की असली ताकत तो हमेशा से उसके खेतों में रही है। सही है। तो चलिए अब कृषि आधारित उद्योगों की बात करते हैं। सबसे पहले सूती वस्त्र। मुंबई को कॉटनोपोलिस और अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसकी पहली सफल मिल 1854 में बंबई में लगी थी। हाँ, कवासजी डावर ने लगाई थी, और इसके पीछे की वजह बड़ी दिलचस्प है। क्या वजह थी? शुरुआत में ये पूरा उद्योग मतलब महाराष्ट्र और गुजरात की पट्टी में ही सिमटा हुआ था। क्यों? क्योंकि वहाँ काला कपास उगता था, हवा में नमी थी, जिससे धागा बार बार टूटता नहीं था। अच्छा।
और तैयार माल को इंग्लैंड भेजने के लिए बंदरगाह भी थे। सब कुछ एकदम सटीक था। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है। अब तो उत्तर भारत में कानपुर और दक्षिण में कोयम्बटूर भी बड़े केंद्र हैं। ये बदलाव कैसे आया? ये भारत के औद्योगिक विकास की कहानी है। जैसे जैसे बिजली, सड़कें और बाजार देश के दूसरे हिस्सों में पहुंचे, ये उद्योग भी फैल गया। तो मतलब ये विकेंद्रीकृत हो गया? बिल्कुल। और आज की तारीख में वस्त्र मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार हम दुनिया के 6ठे सबसे बड़े कपड़ा निर्यातक हैं। ये दिखाता है कि कैसे एक पारंपरिक उद्योग भी समय के साथ खुद को बदल सकता है। सूती धागे के बाद एक और सुनहरा धागा आता है, जूट, जिसे गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। हाँ, इसका पहला कारखाना 1855 में कोलकाता के पास रिश्रा में लगा। और अगर आप जूट उद्योग का नक्शा देखो तो एक अजीब सी बात दिखेगी। क्या? लगभग 90% मिले पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के दोनों किनारों पर एक पतली सी पट्टी में है। हाँ, मानो किसी ने माला में मोती पिरो दिए हों। ऐसा क्यों? सब कुछ एक ही जगह पे क्यों? क्योंकि वहाँ एक पूरा इकोसिस्टम है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा से दुनिया का सबसे अच्छा कच्चा जूट मिलता है। नदी के रास्ते उसे मिलों तक लाना बहुत सस्ता पड़ता है। और कोलकाता का बंदरगाह भी पास है। बिल्कुल। तैयार माल को दुनिया भर में भेजने के लिए पास में ही कोलकाता का बड़ा बंदरगाह है। ये भौगोलिक निर्भरता का एक क्लासिक उदाहरण है। और मीठे की बात किए बिना भारत की कहानी अधूरी है। चीनी उद्योग, हम चीनी के सबसे बड़े उपभोक्ता हैं और ब्राजील के बाद दूसरे सबसे बड़े उत्पादक। सही है, लेकिन चीनी उद्योग की कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। वो क्या है? पहले ये उद्योग उत्तर प्रदेश और बिहार का गढ़ माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ दशकों में ये धीरे धीरे दक्षिण भारत की ओर खिसक रहा है। अच्छा, खासकर महाराष्ट्र और कर्नाटक की तरफ? जी। ऐसा क्यों? क्या दक्षिण भारत में ज्यादा गन्ना उगता है? ज्यादा नहीं, बल्कि बेहतर। दक्षिण के गन्ने में रस यानी सुक्रोज की मात्रा ज्यादा होती है। तो मतलब उतने ही गन्ने से ज्यादा चीनी निकलती है। बिल्कुल। दूसरा, वहाँ की जलवायु के कारण पेराई का मौसम लंबा चलता है, तो मिलें साल में ज्यादा दिन काम कर पाती हैं। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। ये सिर्फ एक भौगोलिक बदलाव नहीं है। सोचिए, इसका मतलब है उत्तर भारत में हजारों किसानों और मजदूरों की जिंदगी बदल गई, जबकि दक्षिण में एक नया आर्थिक अवसर पैदा हुआ। वाह। अब रुख करते हैं उस चीज की ओर जो हमारे शहरों और घरों को आकार देती है, सीमेंट। मुझे हमारे स्रोतों में एक बड़ी मजेदार बात मिली। बताइए। कि भारत का पहला सीमेंट कारखाना 1904 में चेन्नई में लगा था और वो समुद्री सीपियों से सीमेंट बनाता था। हाँ, ये सच है। शुरुआत में ऐसा ही था, लेकिन आज का सीमेंट उद्योग चूना पत्थर और जिप्सम पर चलता है। और ये उद्योग अपने कच्चे माल का इतना बड़ा गुलाम है कि उससे दूर जा ही नहीं सकता। मतलब सीमेंट बनाना और उसे ट्रांसपोर्ट करना बहुत महंगा है, लेकिन चूना पत्थर को ट्रांसपोर्ट करना और भी महंगा है। तो नियम सीधा है, जहां चूना पत्थर वहीं सीमेंट का कारखाना है। बिल्कुल। इसीलिए आपको आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में इसके बड़े बड़े क्लस्टर मिलते हैं। और खेती से जुड़ा एक और उद्योग है उर्वरक यानी फर्टिलाइजर। हरित क्रांति के बाद तो इसकी मांग आसमान छू गई होगी। बिल्कुल। हरित क्रांति का एक छुपा हुआ हीरो उर्वरक उद्योग ही है। 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट में पहला कारखाना लगा, लेकिन असली तेजी 60 और 70 के दशक में आई। आज तो हम बहुत बड़े उत्पादक होंगे। हम यूरिया के तीसरे सबसे बड़े उत्पादक हैं, लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि पोटैश नाम के उर्वरक के लिए हम 100% आयात पर निर्भर हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ इसके भंडार नहीं है। तो फिर इनके कारखाने कहाँ लगते हैं? क्या ये भी कच्चे माल के पास होते हैं? हाँ, लेकिन इनका कच्चा माल थोड़ा अलग है। ये या तो तेल रिफाइनरियों के पास लगते हैं, जहां से इन्हें नैफ्था मिलता है, या फिर प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के पास। और यहीं से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उद्योग की कड़ी जुड़ती है। जी। असम के डिगबॉय में 1901 में एशिया की पहली रिफाइनरी लगी थी। आज हमारे पास इंडियन ऑयल जैसी सरकारी कंपनियां और रिलायंस जैसी निजी क्षेत्र की विशाल रिफाइनरियां हैं। ठीक है, तो हमने नींव की बात कर ली, पारंपरिक ताकत को समझ लिया। अब उन उद्योगों पर आते हैं जिन्होंने 21वीं सदी में भारत की पहचान बनाई। अब चीजें और भी आधुनिक हो जाती हैं। शुरुआत करते हैं इंजीनियरिंग उद्योग से। ये शब्द सुनने में बड़ा भारी लगता है, इसका असल में मतलब क्या है? इसे आसान भाषा में समझते हैं। जो उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए मशीनें, औजार और उपकरण बनाता है, वही इंजीनियरिंग उद्योग है। अच्छा। अगर स्टील उद्योग ढांचा है, तो इंजीनियरिंग उद्योग वो हाथ पैर है जो उस ढांचे को काम करने लायक बनाते हैं।
इसमें विशालकाय मशीनें बनाने वाली भेल और HEC जैसी कंपनियां भी हैं। और छोटे छोटे नट बोल्ट बनाने वाली इकाइयां भी। जी। और इसके बाद आता है वो सेक्टर जो इन मशीनों को दिमाग देता है, इलेक्ट्रॉनिक्स। बिल्कुल। 1950 के बाद इस क्षेत्र का व्यवस्थित विकास शुरू हुआ और आज बेंगलुरु को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी या सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। BIL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इसकी नींव रखी थी। जी। और अब सरकार की राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति जैसी पहल इसे और बढ़ावा दे रही है, जिसका लक्ष्य भारत को एक ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। और सिलिकॉन वैली की बात चली है तो हम उस उद्योग को कैसे भूल सकते हैं जिसने दुनिया में भारत का डंका बजाया? सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT इंडस्ट्री। हाँ, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, ये शहर आज IT के पर्यायवाची बन गए हैं। ये भारत की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक है। एक ऐसा उद्योग जिसके लिए ना तो जमीन के नीचे खनिज चाहिए, ना ही बड़ी बड़ी भट्टियां। इसे चाहिए था दिमाग, कुशल अंग्रेजी बोलने वाले पेशेवर, और वो भारत के पास था। इसी के दम पर भारत आज दुनिया का IT आउटसोर्सिंग हब बन गया। 2024 के आंकड़े तो बताते हैं कि इस सेक्टर का राजस्व $250 अरब को पार कर गया है। जी। इसने न सिर्फ लाखों नौकरियां पैदा की, बल्कि दुनिया में भारत की छवि को सपेरों के देश से बदलकर सॉफ्टवेयर के देश में तब्दील कर दिया। लेकिन क्या सब कुछ इतना अच्छा है? अक्सर सुनने में आता है कि हमारे IT प्रोफेशनल्स को बहुत ज्यादा दबाव में काम करना पड़ता है। निश्चित रूप से। हर तेजी से बढ़ते उद्योग की अपनी चुनौतियां होती हैं। लंबे काम के घंटे, बढ़ता तनाव और कुछ ही शहरों में अवसरों का सिमट जाना इसकी हकीकत है। तो ये एक दोधारी तलवार की तरह है। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन ये भी सच है कि इसी उद्योग ने भारत के मध्यम वर्ग को एक नई उड़ान दी है। और अंत में वो उद्योग जो इन सभी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, ऑटोमोबाइल उद्योग। हाँ, आज सड़क पर जो गाड़ियों का मेला दिखता है, उसके पीछे गुरुग्राम से लेकर चेन्नई तक फैली एक पूरी औद्योगिक क्रांति है। अगली बार ट्रैफिक में फंसे हैं तो शायद यही सोचकर थोड़ा अच्छा लगे। बिल्कुल। भारत आज 2 पहिया वाहनों और ट्रैक्टरों का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है। यात्री कारों में भी हम टॉप देशों में हैं। दिल्ली गुड़गांव, पुणे नासिक और चेन्नई बेंगलुरु ये भारत के डिट्रॉइट बन चुके हैं। जी, और ये उद्योग हमारी GDP में 7% से ज्यादा का योगदान देता है और इसे सनराइज सेक्टर कहा जाता है। तो इसका कुल मतलब क्या है? आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटना हो तो हम क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से 2 मुख्य बातें निकल कर आती हैं। पहली, भारत का औद्योगिक विकास निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा है। कैसे? शुरुआती उद्योग पूरी तरह से कच्चे माल पर निर्भर थे, लेकिन आज के उद्योग ज्ञान, कौशल और सरकारी नीतियों पर ज्यादा निर्भर करते हैं। और दूसरी बात? दूसरा, आजादी के बाद जहां सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकारी कंपनियां ड्राइवर की सीट पर थीं, वहीं आज अर्थव्यवस्था मिश्रित हो चुकी है, जहां निजी क्षेत्र एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। ये तो हुई अब तक की कहानी, लेकिन भविष्य के बारे में क्या? हमने देखा कि कैसे उद्योग कुछ खास औद्योगिक पेटियों में बस गए, लेकिन अब जब हम इंडस्ट्री 4.0 की बात कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, ये इंडस्ट्री 4.0 है क्या? इंडस्ट्री 4.0 का मतलब है चौथी औद्योगिक क्रांति, यानी ऐसी स्मार्ट फैक्ट्रियां जहां मशीनें इंटरनेट के जरिए एक दूसरे से बात करती हैं, जहां रोबोट्स और इंसान मिलकर काम करते हैं, और जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्पादन को कंट्रोल करता है। बिल्कुल। अच्छा, तो ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि अगले 20-25 सालों में भारत का औद्योगिक नक्शा कैसा दिखेगा? क्या ये स्मार्ट फैक्ट्रियां भी उन्हीं पुरानी औद्योगिक पेटियों में लगेंगी, या फिर तकनीक के सहारे भारत के किसी भी छोटे शहर या गांव में एक नया औद्योगिक केंद्र उभर सकता है?